सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली के श्रोताओं को और बुआ जी आपको भी राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हमारे सभी श्रोता जो हैं इस समय बैठे हैं, मंच से जुड़ गए हैं और इंतज़ार है कि आज क्या क्या विषय है। यूं तो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों को पता चल गया है और हमेशा की तरह तारीफ कर दी कि बड़े अलग अलग विषय लेकर आप लोग हाजिर होते हैं। तो वो विषय क्या है? हमारे तो एक श्रोता ने ये भी लिख दिया कि हमेशा ही नए नए विषयों पर चर्चा होती है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। यही हमें उम्मीद है कि लाभदायक भी लगता होगा। हाँ बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल। तो इस लाभदायक की श्रेणी में आज किस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस है आज, और तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन मध्य आयु तनाव और बचाव ये बड़ा खास विषय है। मध्य आयु यानी कि हमारे बहुत सारे साथियों ने भी खुद बताया है कि 60 की उम्र जो होती है लगभग इसे हम मध्य आयु मान लेते हैं। तो इस समय का तनाव थोड़ा अलग तरह का होता है, जो उससे कैसे बचें? जाता है कहते हैं 40 45 और 20 साल तक चलता है। हाँ। अरे राम, डरा रही हैं ये तो। नहीं तो डर लगे तो ऐसा करें, कुछ रसोई घर में चले जाएं, कुछ व्यंजन वगैरह बना लें बढ़िया बढ़िया, तो बस मजा आ जाएगा। हाँ। तो व्यंजन विधि का दिन है तो उस पर बात करेंगे। और सखी विशेष में हम बात करेंगे आज नीता सेन के बारे में, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत निर्देशक और गायिका भी हैं। तो आर्द्रता दिवस जो है वो जलवायु से संबंधित बात है, हमारे साथी जरूर समझ रहे होंगे, लेकिन गीत भी इस कार्यक्रम की शान है। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन
की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। बहुत ही खूबसूरत गीत, सुंदर गीत था ये। एक एक पंक्तियां कितनी सुंदर हैं, कवितात्मक थी ना। जी बिल्कुल। पूरी प्रकृति को अगर देखा जाए तो जैसे सचमुच लगता है कि किसी ने गीत रच दिया है। और हर जो भी चीज़ है, पर्वत, पहाड़, नदी, झरने जो भी हैं, वो जैसे बोल रहे हैं अगर आप जरा सा ध्यान से देखें। और इन्हीं सबको संरक्षित करने के उद्देश्य से ये विश्व आर्द्रता दिवस, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। और हर वर्ष एक थीम इसका रखा जाता है बुआ जी, और इस वर्ष का जो थीम है वो है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। जाहिर है कि मानव कल्याण के लिए ही सब कुछ है, तो हम मानवों को इस बात का ध्यान बहुत रखने की जरूरत है कि नहीं रखते ना, बस अपने शरीर का ख्याल रखा। हालांकि हमारे साथी भी यही बात लिख रही हैं और लिख रहे हैं कि बताना है कि मानव कल्याण के सभी पहलू शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय आर्द्र भूमि के स्वास्थ्य से कैसे जुड़े हुए हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हम इन सब को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे आसपास की चीजें हैं। तो इस दिवस को मनाने के पीछे कारण बहुत सारे हैं। बिल्कुल, उद्देश्य होता है और वो है जैव विविधता में योगदान। वो लिखा है, हमारे एक श्रोता ने ही लिखती हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वभाव को बनाए रखने में उनकी भूमिका पर जोर देते हुए आर्द्र भूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना है। देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देना, आवास हानि और प्रदूषण जैसे खतरों को संबोधित करते हुए आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए कार्रवाई को शिक्षित करने और प्रेरित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो भाई मतलब वही है कि ये जो है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए समर्पित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया, जिन्होंने ये एक मंच तैयार किया। और पहली बार 1997 में मनाया गया। जैव विविधता, जैसे कि अभी आप बात कर रही थी, जलवायु है, जल विनिमय है, विनियमन है, इसके लिए महत्वपूर्ण जो है आर्द्र भूमि की रक्षा और उसे पुनर्स्थापित करने के रूप में काम करता है। क्योंकि अगर वैसे सोचें तो हम सोचेंगे आर्द्र भूमि की क्या जरूरत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो सिर्फ इसी में पनपते हैं और उनका ये जीवन आधार है और वहीं वो जिंदा रहते हैं। बिल्कुल, प्राकृतिक स्रोतों की खराब स्थितियों को देखते हुए ये दिन आर्द्र भूमि को बचाने और उसकी महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन के इतिहास, महत्व और थीम से जुड़े प्रश्न भी विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं। श्रोता लिखती हैं, प्रश्न मंच करना एक बहुत अच्छा तरीका होता है, जागरूकता बढ़ती है और उसमें जाने के लिए हम बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं, है कि नहीं? तो ये जो है चीजें इसीलिए हैं कि हम उसके महत्व को समझें। पहली बात तो ये समझें कि ये दिवस क्या है, आर्द्र भूमि की जरूरत क्या है। और जरूरत तो है, जैसे कि अभी हमने कहा कि विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनका ये घर है, और जल का शुद्धिकरण है, बाढ़ नियंत्रण जैसी जो आवश्यक पारिस्थितिक सेवाएं हैं वो ये भूमियां जो हैं हमें प्रदान करती हैं। तो इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और वे कार्बन की भारी मात्रा संग्रहित करके जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं। और आर्द्र भूमियां सांस्कृतिक, मनोरंजक और सौंदर्य मूल्यों में भी योगदान करती हैं। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि जैसे बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है या तूफान है, इसके खिलाफ एक बफर के रूप में काम करती है। एक ऐसी जगह है जहां ये सब चीजें जो हैं वो थोड़ी सी शांत हो जाती हैं और ये संभाल लेते हैं, ये आर्द्र भूमि जो होती हैं, है ना? जी। तो बस समझ में आ गया होगा हमारे साथियों को कि कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रकृति की कोई भी चीज जो है
उसको उसी रूप में रहने दिया जाए। हमें लगता है यही इसका उद्देश्य है मुख्य। बिल्कुल। और देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देना, ऐसा भी इसका उद्देश्य होता है। और भाई देखो, ऐसा है ना कि ये जो बहुत बड़ा काम है, बिल्कुल, जब हम सब मिलके नहीं करेंगे तो कैसे संभव होगा? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ की जैसे कहते हैं ना, सीमा रेखाएं होंगी, जहाँ आधा इस तरफ होगा, आधा उस तरफ होगा, किसी और देश में होगा, तो मिलकर काम तो करना ही पड़ेगा। अब हमने बहुत सुरक्षित कर लिया, किसी और ने नहीं किया या किसी और ने किया, हम उस तरफ से निर्लिप्त हैं या उदासीन हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो नहीं संभव है। ये सारी चीजें जो है वो विश्व कल्याण की बात है, तो हम सबको मिलना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। और देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है, जाहिर है कि उसके बगैर तो ये संभव ही नहीं है। अच्छा, एक बात तो और है, हमें लगता है कि इसकी वजह से भी बहुत सारे जो संबंध हैं वो मीठे हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। अभी हमारी एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि वेटलैंड दिवस का जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन इंदौर में हो रहा है, और इंदौर के 2 तालाब सिरपुर और यशवंत सागर इस सूची में इसी वर्ष शामिल हुए हैं। इस वर्ष विश्व वेटलैंड दिवस के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए इंदौर को चुना गया है। क्या बात है, बहुत अच्छी सूचना उन्होंने हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत बधाई। और अब समझ गए बार बार जो हम लोग कहना चाहते हैं, और ये जो दिवस मनाए जाते हैं वो इसीलिए हैं कि हमारे आसपास जो भी इस तरीके की चीजें हैं उनकी तरफ हम थोड़ा सा नजरें अपनी दौड़ाएं, देखें, उनके महत्व को समझें। बिल्कुल, खुद भी उसके प्रति जागरूक रहें, और अपने आसपास के लोगों को, अगर आपको लगता है कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं है, तो आप उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उसकी महत्ता के बारे में उनको बताएं। हो सकता है जानकारी ना हो, तो आप अपने जानकारी को बांटें। भाई देखो, ऐसा है ना कि जानकारी कैसे संभव है, बहुत सारी चीजों की नहीं होती। हमारे साथी ही लिख रहे हैं कि विश्व आर्द्र दिवस, भाई ऐसा भी कोई दिन होता है क्या? नमी की समस्या है, आर्द्रता, अवश्य ही वैश्विक स्तर पर ऐसे इलाके होंगे कि जहां की समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती ही होगी। अक्सर समुद्र तटीय इलाकों और निचले हिस्से की भूमि पर यह समस्या बनी ही रहती है। इसके कारणों में जल स्तर का ऊंचा होना भी है, फिर आर्द्रता से वहां के निवासियों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों की समस्या भी रहती है। कुछ ऐसे ही आयोजनों का ये आज का वैश्विक दिवस मनाया जा रहा होगा। तो मतलब हम वैसे देखा जाए तो सच बात है कि हम लोगों ने भी यहाँ पर बात करने के लिए ही शायद इतना अध्ययन किया और समझ में आया कि इसकी क्या महत्ता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो क्या नहीं, आप बहुत अच्छे से आपने कहा कि भाई हमने भी जब आज पता चला हमें कि आज ये दिवस है, तो हमने भी इसके बारे में जानकारी हासिल की, क्योंकि हमें लगता था कि आर्द्रता जहाँ पर है वो कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये हमारे लिए कितना जरूरी है। और किसी के लिए घर है, किसी का, ये अब समझ में आ रहा है। तो प्रकृति की हर चीज मूल्यवान है और समय उसमें एक और है। बिल्कुल। तो बस यहाँ पर हम एक लेते हैं छोटा सा अंतराल और वापस जुड़ते हैं आपके साथ। एक बार फिर आप सबका स्वागत है सखी सहेली में। और सखी विशेष में हम लेकर हाजिर हैं नीता सेन जी को। जी हाँ, भारतीय शास्त्रीय संगीत निर्देशक और गायिका, जिनका जन्म जो है वो 13 नवंबर 1927 को जगदीश बर्धन और आभा बर्धन के घर हुआ। जी, 3 बहनों और 1 भाई के साथ ये दूसरी बेटी थी। सुनील सेन से इनकी शादी हुई और उनकी जो है बेटी है और एक बेटा। 1935 में जन्मी नीता सेन कोलकाता की एक शास्त्रीय गायिका है और शुरुआती समय में, यानी कि हम कह सकते हैं कि उनका करियर जो है वो आकाशवाणी से शुरू हुआ। जी हाँ, भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कोलकाता के ऑल इंडिया रेडियो से की। और नीता सेन ने अपने शुरुआती दौर में आधुनिक बंगाली संगीत पर ध्यान केंद्रित किया और फिर 1977 में उन्होंने ए.के. चटर्जी द्वारा निर्देशित और विश्वजीत, संध्या रॉय और सुलोचना अभिनीत बंगाली फीचर फिल्म बाबा तारक नाथ से व्यावसायिक सफलता हासिल की। इनके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक गीत सुन ले। जी बिल्कुल।
ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र ढोल दो। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र ढोल दो। नजर जो बात कह चुकी, वो बात मुंह से बोल दो। कि तुम उठे निगाह में बहार का समा। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। हर एक ख्याल खो गया, बस अब यही ख्याल है कि फासला न कुछ रहे हमारे दरमियां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। ये रूप रंग ये पवन, चमकते चांद सा बदन। ये रूप रंग ये पवन, चमकते चांद सा बदन। बुरा न मानो तुम अगर, तो चूम लूं किरण किरण। के आज हौसलों में है बला की गर्मियां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं।
इस गीत में भी कितना प्रकृति का वो चित्रण किया हुआ है ना, ये पर्वत। हमें लग रहा है कि हम लोग आज इसी के आसपास घूमेंगे। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन इसी के आसपास है, बस देखने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। और बुआ जी एक संदेश भेजा है हमारे श्रोता मित्र ने। क्या? लिखती हैं कि उन्होंने ये तो लिखा शुरू में कि 1935 में जन्मी नीता सेन कोलकाता की एक शास्त्रीय गायिका और संगीत निर्देशक थी। उनका शुरुआती करियर जैसा हमने बताया ऑल इंडिया रेडियो से शुरू हुआ, जहां उनका प्रमुख ध्यान आधुनिक बंगाली संगीत पर था। संगीत निर्देशन में उनके कुछ बहुत अच्छे कार्य हैं, जैसे पहाड़ी फूल, रोक टोजोबा, गोलाब बौ, सीता, नंदन और बाबा लोकनाथ। नीता सेन के सराहनीय कौशल ने उन्हें बाबा तारकनाथ, कृष्णा भक्त सुदामा और कई अन्य फिल्मों में बड़ी सफलता हासिल कराई। कई दिग्गज गायक किशोर कुमार, आशा भोसले, आरती मुखर्जी, हेमंत मुखर्जी, भूपेंद्र सिंह ने अपना संगीतबद्ध किया है। संगीत उद्योग की प्रख्यात गायिकाएं श्री राधा बैनर्जी और रूपरेखा चटर्जी को नीता सेन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। क्या बात है, यानी कि ये लोग शिष्या उनकी। शिष्या हैं उनकी। और आगे आप हाँ, मतलब हम बात कर रहे थे, फिल्मों की बात है, तो भाई ऐसे ही बहुत सारी बंगाली फिल्मों में संगीत निर्देशन दिया, खासतौर से कृष्ण भक्त सुदामा जैसी। और व्यक्तिगत रूप से एक अत्यंत समर्पित व्यक्ति। बाद के वर्षों में उनका काम लगभग पूरी तरह से भक्ति फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिकों और संगीत एल्बम पर ही रह गया। यानी कि पूरी तरह से वो भक्ति संगीत पर ही उनका ध्यान रहा। लेकिन शादी के बाद कोलकाता वापस जाने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए मुंबई में भी काम किया था, तभी ये सारे जो अभी आपने नाम बताए उनको प्रशिक्षण दिया होगा। बिल्कुल सही बात है। तो जाहिर है कि उनके द्वारा रचित संगीत को प्रख्यात बंगाली और भारतीय गायकों ने गाया है, जिनमें कि हम लगभग नाम बता चुके हैं। शीर्ष में हेमंत मुखर्जी, किशोर दा, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, भूपेंद्र सिंह, श्रीकांत आचार्य, आरती मुखर्जी आदि शामिल हैं। और प्रसिद्ध बंगाली गीतकार गौरी प्रसन्ना मजुमदार के साथ मिलकर भी उन्होंने काम किया। और उनके निधन के बाद उन्होंने गौरी प्रसन्ना स्मृति संसद की स्थापना की, जो उनके संगीत की स्मृति को जीवित रखने के लिए एक समिति थी। तो अच्छी बात है कि संगीत के लिए ये समर्पण वाकई काबिले तारीफ है। और नीता जी ने संगीत सिखाया भी। और श्री राधा बनर्जी, रूपरेखा चटर्जी, जैसे कि हम पहले ही नाम ले चुके हैं, उनके वो शिष्याएं हैं, बंगाली गायक जी सारे। हाँ, उनके कुछ प्रसिद्ध गाने हैं, ओह गो, नैनोर अबीर और मौन जोड़ी कोनो दिन, प्रोजापोटी होए, जाए चोखे चोख रेखे और तोमार दू चोख पुजोर पोड़ी होले। और इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने गीतों के संग प्रसिद्धि हासिल की। और आकाशवाणी में अपने करियर के दौरान उन्होंने बुशोटो बेला, अमाय भूलबे की, मालती, आकाश गल्प बोले और जोना की दीप गुलो जैसे बंगाली गाने गाए। और नीता सेन ने अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण उस युग के प्रसिद्ध संगीतकार सुधीर लाल चक्रवर्ती के साथ किया था, जहां उनके सह शिक्षार्थी उत्पला सेन, श्यामल मित्रा और बाकी भी अन्य थे। और उसी वर्ष डोवरलेन संगीत सम्मेलन में शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता में उन्हें प्रथम पुरस्कार भी उन्होंने जीता, जहां बसारी लाहिड़ी, जो बप्पी लाहिड़ी की मां थी, ने ख्याल श्रेणी में जीत हासिल की थी। क्या बात है। तो ऐसी संगीत को समर्पित भारतीय संगीत निर्देशिका और गायिका नीता सेन ने 1 अप्रैल 2006 को अंतिम सांस ली। और भाई देखो, ऐसा होता है ना कि संगीत के मामले में कहें या कोई भी कलाकार अपनी कला के माध्यम से हमारे बीच में बराबर रहता है। जब हम कुछ सुनते हैं या जब बात करते हैं या उनके शिष्यों से मिलते हैं या उनके शिष्यों को भी सुनते हैं, तो जाहिर है कि चर्चा होती है और इस तरह से वो हमारे बीच में जीवित रहते हैं। बिल्कुल, अपने संगीत, अपने गीत, कला के माध्यम से। तो हमें लगता है कि अब हम लोगों को एक गाना सुन लेना चाहिए, फिर हम आगे चलते हैं। जरूर। मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर गए हम। क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों पे मर गए हम।
जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। ऐसे में जीने का मजा है सनम, आंखों से तेरी मेरी बात चले। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। सूरत तुम्हारी बड़ी खूब सही, दिल तो हमारा भी खराब नहीं। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। क्या करें, क्या करें, क्या करें, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हम यहाँ पर आगे बात बढ़ाने से पहले लेते हैं एक अंतराल। तो भाई यही तो हम कह रहे हैं कि तनाव की अगर हम बात करें तो हमारे साथी ने बड़ी प्यारी सी एक बात लिखी है और ध्यान आकर्षित किया, कहना चाहिए कि जो रबर बैंड होता है ना, उसको अगर बहुत खींचो टूट जाता है, तो रबर बैंड ज्यादा तनाव में टूट जाता है। वैसे ही हम भी तनाव में टूट सकते हैं। लोहे को उसका जंग ही नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे ही हमारी मन की स्थिति में तनाव रहेगा तो हम अपनी शक्ति, एकाग्रता खो देंगे। क्या बात है। तो क्या चाहती हैं? नहीं, बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने इतने अच्छे सारी बात कह दी, वो सारी बात कह दी है। तो हम लोग गाना वाना सुना देते हैं, घर चलते हैं और चलते हैं, है ना? नहीं बुआ जी, बिल्कुल इन्होंने जो लिखा है ना, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे संदेश आए हैं जो थोड़े से नहीं, हकीकत तो है वाकई। हाँ। लेकिन हम अक्सर बात जब ये करते हैं मध्य उम्र वाली बात, तो कहीं ना कहीं हम उस दहलीज पर खड़े होते हैं जहां हम
कुछ पीछे देख रहे होते हैं जो बड़ा खुशनुमा गुजर चुका है, और आगे की स्थिति कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हमारे पैर जो हैं वो कांप रहे हैं आगे बढ़ने में, है ना? ऐसा लगता है। बिल्कुल लगता है, और सबके साथ ऐसा होता है। तो एक तो ये है, मुझे लगता है कि जो हमारी पुरानी एक छवि हम बना लेते हैं, उससे बड़ी आसानी से, आराम से, बिना किसी संकोच के आप बाहर निकल कर आए। हाँ। मैं ऐसा था तो मैं ऐसा ही रहूंगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो इस वक्त जो है आप उसमें, जैसे हम कहते हैं ना, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये रखें, वो रखें, लोगों से मिलें, थोड़ा सामाजिक रिश्ते निभाएं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये कड़ियां एक से पूरी तरह से। बिल्कुल, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अचानक से हम मध्य उम्र में जब आते हैं तब वहां से कुछ हम बदलाव नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इसकी तैयारी शुरू से होनी चाहिए। अगर आप अब सोचें कि अब हम टहलने लगते हैं, हम खान पान में अपने तब्दीली लेकर आए, अनुशासित जीवन जीना शुरू करें, तो जाहिर है कि भाई अब आप बदलाव नहीं ला सकते। जो जिंदगी आपने जी है उसको पूरे मौज के साथ याद करिए और मजे लीजिए, और आगे भी वैसे रह सकते हैं आप। लेकिन अगर कहीं से कुछ ऐसी चिकित्सीय समस्या हो गई है तब जाहिर है कि ख्याल करिए, अपना ख्याल करिए, लेकिन उसको अपने मन पे हावी नहीं होने दीजिए कि मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, अब ये कैसे ये चीजें हो रही हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है कि मध्य आयु, अच्छा वो सोच वाली इमोजी भेजी है उन्होंने कि लड़कपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अपना तो अभी नहीं दिख रहा है, पर दूसरे का बुढ़ापा देखकर मन जरूर रोता है। ये हमारी श्रोता ने लिखती हैं कि ये मध्य आयु कब आया पता ही नहीं चला। अब तो 60 के बाद हम सीनियर सिटीजन हो गए। अब तो यही सुनते आए थे, साठा तो पाठा, अपने को पाठा ही मानते हैं, पर ये सीनियर सिटीजन हमें तनाव से भर देता है। अरे क्यों, इससे कैसे छुटकारा पाए? सीनियर सिटीजन को कितनी सुविधाएं मिल जाती हैं, बहुत सारे, आपको और कैसे पंक्ति में नहीं खड़ा होना है, आपको हॉस्पिटल गए, कहीं गए, आपको बिल्कुल रास्ता दे दिया जाता है। अलग ये से भी जगह तो फायदे हैं। हाँ बिल्कुल मिलती है। बहुत सारी जगहों पर तो जहां पर अगर जैसे चिकित्सक के जाते हैं तो 60 में अगर नहीं मिलती है तो 80 पर तो बिल्कुल कहते नहीं, 80 वाले से ऊपर जो है उनको बिल्कुल अलग से आने दिया जाए, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगता है। हाँ। तो ऐसे ही आप कहीं देखेंगे तो ट्रेन या हवाई जहाज में भी लाइन में नहीं लगना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को देखें। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि तनाव होना कभी कभी अच्छी बात है, परंतु अत्यधिक तनाव का होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तनाव एक प्रकार का मानसिक विकार है। तनाव जीवन का एक हिस्सा होता है जो सामान्य व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, पर अधिक तनाव से मनोव्यथा उत्पन्न होती है। तनाव से व्यक्ति को क्रोध, चिड़चिड़ापन, भयपूर्ण जीवन, हिंसक प्रवृत्ति, कमजोर स्मरण शक्ति, एकाग्रता में कमी, आत्मविश्वास में कमी आदि लक्षण दिखाई देते हैं। तो लगभग इन्होंने वही सब बातें लिखी हैं। अच्छी नींद लें, व्यस्त रखें, व्यायाम, और ऐसे लोगों से, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है, ऐसे लोगों से बचें जिनसे तनाव उत्पन्न होता है। ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि आप अपना नहीं हैंडल कर पा रहे हो और दूसरे भी आप से मिलते हैं तो आपकी इतनी ज्यादा समस्याओं को, और वो रोना सुनकर लगता है भाई इससे दूर रहो। लेकिन एक बात और है, मुझे लगता है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। तो कुछ नया सीखें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि वो जो चुनौतियां हैं काफी हद तक हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, क्योंकि हम जैसे अब उम्र है उससे तो बढ़ना है। हाँ, तो नियंत्रण से जो देखो, तनाव दो तरह से होता है। पहली बात तो जो समस्या आई है उसका आप निदान तलाश करते हैं। अगर निदान है तो तनाव की कोई जरूरत नहीं है, और अगर निदान ही नहीं है तो भी तनाव मुक्त रहिए ना, खुश रहिए। दोनों जब कुछ कर ही नहीं सकते तो मस्त रहिए। इसीलिए वही मैं कह रही हूँ कि उस तरह से अगर आप अपनी सोच को अपनी तरफ से मोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि, और कुछ मैंने देखा है कुछ महिलाओं को, जानती हूँ उनको, कि वो अभी भी संगीत सीख रही हैं जो नहीं सीख पाई। अभी भी उनको मैं देखती हूँ स्कल्पचर, वो मूर्ति कला जो है वो उसमें लगी हुई है, इस तरह की चीजों में, या पेंटिंग कर रही हैं। तो मैं खुद में सोची कि अरे यार इस उम्र में, लेकिन अब लगता है कि नहीं, वो कितना जरूरी होता है अपने आप को किसी तरह के कामों में एंगेज करके रखना। देखो एक बात और है कि कहीं ना कहीं आपके मन में पूरे जीवन वो लालसा रही, और जब आप जिम्मेदारियां निभा रहे थे परिवार की, जिसको आप समझ रहे थे कि सिर्फ मेरे ही करने से होगा, तो जाहिर है कि उसमें वो आपने उसको कर्म की तरह किया। अब आप अपने शौक पूरे करिए। अच्छा सा समय मिला है। हमारे साथी ने कवि टैगोर की पंक्तियां यहाँ पर उद्धृत की हैं। निर्मल मन से निर्भय हो, संसार करो आनंद में, कर्म करो आनंद में, सुख में दुख में आनंदित, निंदा में अपमान में, निश्चल हो आनंद तुम्हारा,
क्षमा दान सम्मान में। क्या बात। तो ये भी बात सारी लगभग आ गई इसमें। जी। तो कुछ भी स्थिति हो हम खुश रह सकते हैं। सबसे पहले तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि खुश रहना और तनाव मुक्त रहना हमारे खुद के हाथ में है और हम रह सकते हैं। जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं उनका स्वागत करें। और ये एक ऐसी चीज है जिसको डेवलप किया जा सकता है अपने अंदर। अगर नहीं भी है तो आप उसको प्रैक्टिस करके। तो हमारे साथ बैठिए ना। देखिए वो तो बेचारे एक ही घंटा बैठ पाते हैं। हाँ। है कि नहीं? तो उसके लिए फिर मुझे लगता है कि उसको भी अपने अंदर इस तरह की चीजों को लाया जा सकता है। बस थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत मतलब है। हमारे संग बैठने से मतलब ये है कि ऐसे लोग जो खुश रहते हैं उनको आप देख सकते हैं, उनका अवलोकन करें बड़े तटस्थ भाव से कि वो क्या ऐसा करते हैं कि वो प्रसन्न रहते हैं, है ना। बिल्कुल। जैसे तनाव है, कुछ आता है तनाव, मान लीजिए बच्चों का ही कुछ ऐसा आ गया जहां कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको लग रहा है, लेकिन उसको एक कर्म की तरह कीजिए, न कि उसको सिर पर ढो लें आप, है ना। जैसे कि पूरी जिंदगी आपने गुजारी है वैसे ही इस उम्र के आगे भी गुजार सकते हैं। बिल्कुल। और हमें लगता है हम यहाँ एक गीत सुन सकते हैं। बिल्कुल सुनते हैं, है ना। मुस्कुरा के हमको लूटा आपने, मुस्कुरा के हमको लूटा आपने। दिल दिया है दिल के बदले, दिल दिया है दिल के बदले, ये न सोचा आपने। मुस्कुरा के हमको लूटा आपने, मुस्कुरा के हमको लूटा आपने। हो गया जब दिल का सौदा, फिर ये कैसी दूरियां, फिर ये कैसी दूरियां। अब तलक ना इश्क समझा हुस्न की मजबूरियां, हुस्न की मजबूरियां। दिल जलाने का बहाना फिर बनाया आपने, मुस्कुरा के हमको लूटा आपने। दिल दिया है दिल के बदले, ये न सोचा आपने। मुस्कुरा के हमको लूटा आपने। दर्द बढ़ता जा रहा है, कुछ दवा तो दीजिए, कुछ दवा तो दीजिए। दिल पे अपने हाथ रख के नाम मेरा लीजिए, नाम मेरा लीजिए। दर्द दिल को खूब समझा, खूब जाना आपने, मुस्कुरा के हमको लूटा आपने। दिल दिया है दिल के बदले, ये न सोचा आपने। मुस्कुरा के हमको लूटा
तो भाई चिंता की तो बात है, लेकिन ये जो सफेद पर चेहरे की जो झुर्रियां हैं इनको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिए। कुछ उपाय हो तो करिए, ऐसा नहीं कि आप बढ़ने दीजिए उसको, या जो बालों में चमक है उसको चांदी समझ के खुश होइए कि आपके पैसे बढ़ रहे हैं है कि नहीं? बिल्कुल। हमारी एक श्रोता लिखती हैं बुआ जी कि जी। मध्य आयु मतलब 50 के आसपास, बचपन से स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का तनाव पार करने के बाद उम्र के इस पायदान पर तनाव बहुत सी बातों का होता है। जैसे बच्चे इस उम्र तक बड़े हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई, फीस, हॉस्टल में सेटल करना या बाहर भेजना, माँ बाप की उम्र दराज होते हैं, इसी वजह से बीमार रहते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना, साथ ही अपना और बीवी का ख्याल रखना। इसी के साथ अगर नौकरी है तो ऑफिस का तनाव, और बिजनेस है तो नफा नुकसान का तनाव। तो सभी से बचना है तो अपने आप को संयत रखकर धैर्य के साथ सकारात्मक सोच बनाए रखें, वरना तो बस जीवन में तनाव बना रहेगा और आप अस्वस्थ होते रहेंगे। हर फिक्र को खुशी में उड़ाते चलिए। क्या बात है। यानी कि जो भी स्थितियां हैं, जो भी इन्होंने सारे वर्णन जो किए हैं, वो हमारी बहनों के साथ भी हो सकता है कि वो भी यही चीजें कर रही होंगी। तो स्थितियां तो आएंगी, अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे उसका सामना करते हैं। तो कहते हैं ना, जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थितियां हैं, उसको एंजॉय करिए, उसका मजा लीजिए, उसमें भी कुछ खुशियों की तलाश करिए, देखिए फिर कितना मजा आता है। और हमारी साथी ने लिखा है कि उम्र में बहुत अच्छी सी बात लिखी है, देखिए खुशी की बात है। मुझसे उम्र में थोड़ी छोटी स्मार्टफोन चलाने वाली मुझे विविध भारती सुनते हुए देखकर बोल पड़ी, दीदी आप भी विविध भारती सुनती हैं? ये चैनल तो सीनियर सिटीजन वाले लोगों के लिए ही है। अच्छा। तो मैंने हंस के बुरा लग गया राजश्री जी को। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। हाँ। तो ये लिखती है कि मैंने हंस के जवाब दिया, मैं गाने सुनती हूँ, बात सुनती हूँ, ड्रम की आवाज के साथ चीखने चिल्लाने वाले गाने मुझे नहीं पसंद आते हैं। तो बड़ी प्यारी सी बात आपने लिखी है, और इन्होंने बहुत इंगित कर दिया है कि उम्र में बस थोड़ी छोटी। तो मतलब हमारी बहन ने अपना भी बता दिया कि ये ज्यादा उम्र नहीं हुई है इनकी। और हमारे एक श्रोता और लिखती हैं कि बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा, ये चक्र तो चलेगा ही। मध्य यानी 40 और 50 की उम्र होती होगी। ये उम्र महिलाओं के लिए रजनोवृत्ति का होता है। मानसिक और शारीरिक पीड़ा, वजन बढ़ाना, घटना, आंखों की रोशनी में कमी, मांसपेशियों का शिथिल होना, जोड़ों में दर्द, ऐसी अनेक बीमारी होने लगती है। बचाव ही उपाय है योग, ध्यान, बच्चों के साथ समय बिताना, अपने शौक पूरे करने, सुबह शाम सैर को जाएं, दोस्तों के साथ समय बिताना, सखी सहेली सुनने से फायदा होता है। ये जो है ना, उन्होंने सुबह और शाम सैर को जाएं, और सैर जहां आप करने जाते हैं, वहां मैंने देखा है कितने लोग, महिलाएं, पुरुष, सब एक साथ बैठे होते हैं, कुछ योग कर रहे होते हैं, प्राणायाम कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, वो ताली बजाकर जो कहते हैं कि नर्व्स को आप एक्टिवेट करते हैं, वो कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि सुबह शाम अगर आप घर से बाहर ही निकल जाएं तो भी बुआ जी बहुत फर्क पड़ता है। अरे तो चार लोगों से मिले, हंसे, बोले, है कि नहीं? तो ये अभी फिर वही पार्क की बात करो, बगीचे की बात करो, आप अभी बोल दोगे तो चलेंगे आएंगे मॉल हम घूमने, तो फिर क्या होगा? देखिए मॉल पार्क नहीं है, फिर वही भड़का, फिर वही, अच्छा मुझे तो ये भी खरीदना था, अच्छा अभी नहीं खरीदना है, ये बजट बिगड़ जाएगा। अच्छा कुछ नहीं भी खरीदने के लिए गए तो पता लगा पैर में दर्द होने लगा उल्टे, तब अब वो घसीट के चल रहे हैं पैर, क्योंकि वहाँ टाइल्स लगी होती है। ये सैर थोड़ी है। हाँ, ये सैर नहीं है। तो थोड़ा सा स्पष्ट रखिए। एक बात और है कि जो हमारे बहुत सारे साथी हैं 30-40 की उम्र वाले हैं, जो बराबर सोच रहे हैं कि 60 वाले तो बड़े परेशान हैं। भाई ऐसा है कि ये सब जो आदतें हैं वो आपको अभी से शुरू करना है, और आप देखेंगे तो जाहिर है कि बच्चे भी वही अपनाएंगे। तो पूरा जो है हमारा जो परिवार है, एक रवायत सी बन जाएगी कि हमें स्वस्थ जीवन जीना है। ये जोड़ों का दर्द आदि, जैसे इन्होंने बताया कि योग, ध्यान, सब उपाय है, सब चीज के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए भी उपाय है। थोड़ा फिजियोथेरेपी वगैरह पर ध्यान दें। एक बात और है कि अक्सर जो होता है कि हमें कोई डॉक्टर कुछ बताते हैं तो हम उसे टाल जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो ये जो रवैया है कि अब बस मतलब हमारी जिंदगी चुक गई है, अब हम स्वस्थ होकर क्या करेंगे, तो ये गड़बड़ है ना। अच्छा ऐसा भी सोचते हैं? हाँ, सोचते हैं। क्या करेंगे? हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं, ऐसे देख रही हूँ। नहीं मतलब ये बहुत सारे लोग ना, जैसे कि नए कपड़े भी खरीदने होंगे तो कहेंगे अरे नहीं अब हमें नया कपड़ा मत लाके दो, अब क्या करना है हमको। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी कपड़े खरीदने से, नए कपड़े पहनने से भी वो खुशी मिलती है, आपको लगता है कि हाँ अभी भी हमें जीना है। तो भाई जब तक सांस है तब तक आस है, तो जब तक आस है तब तक पूरी जिंदगी को वैसी ही मस्ती में गुजारिए जैसे कि आप 20-25 की उम्र में गुजार रहे थे। बिल्कुल। और सामाजिक जीवन का भी बहुत महत्व होता है बहुत ज्यादा, है ना? अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या मैंने
मैंने जो कहा कि अभी आप हाँ। पार्क में भी जाएं अपने पड़ोसियों के साथ, या कई जगह मैंने देखा है कि वो पड़ोसी नहीं है लेकिन पार्क में ही रोज सुबह एक शाम अलग मिलते हैं। ग्रुप बन जाता है एक ना, अलग समूह ग्रुप बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है कि ऐसा जब समूह होता है तो जाहिर है कि सभी स्वास्थ्य के प्रति सजग होते हैं, सचेत होते हैं। हाँ। तो वैसे ही खान पान की भी बातें होती हैं। बिल्कुल। फिर वहां पर चाट पकौड़ी की बात नहीं होती है, वहां पर स्प्राउटेड जो है दालों की बात होती है, चने की बात होती है। तो आपको एक बार फिर से इन सारी चीजों को दोहराना बहुत जरूरी है। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि अच्छे पुस्तक पढ़कर मैंने पीस ऑफ माइंड पाया है। और ये लिख रही हैं कि कई बार दोहराया है, तनाव का उपाय पुस्तकालय है। और एक गारंटी वाला उपाय है कि हम रेडियो पर विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकते हैं। इससे निर्मल सुकून मिल सकता है और मन से मलिनता दूर होती है, मन शुद्ध होता है। इन दिनों मनोचिकित्सक के यहाँ काफी भीड़ रहती है, ये भी एक चिंता का विषय है। तो ये इन्होंने जो बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा किया है कि मनोचिकित्सक के यहाँ जो भीड़ रहती है। राशि जी, आपको नहीं लगता कि इसमें सिर्फ सीनियर सिटीजन नहीं होते हैं, इसमें हर उम्र के लोग होते हैं? आजकल तो मैंने देखा है कि 11, 12, 13 साल के बच्चों को भी मनोचिकित्सक, अब क्या वजह होती होगी ये मैं नहीं कह सकती। शायद पढ़ाई का बोझ, हाँ, पीयर प्रेशर का बोझ, माँ बाप की सोच का बोझ, ये सारी चीजें उन बच्चों के ऊपर। और हम हाल फिलहाल हम सब ने खबर देखा है, बिल्कुल जाहिर है। तो वो तनाव रहता है। तो इसके लिए मनोरंजन बहुत अच्छा उपाय है। तो एक गीत सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कितनी हसीन हो तुम, कितनी हसीन हो तुम, कितनी हसी, कितनी हसी, कितनी कितनी हसीन हो तुम। ये गेसों के साए मेरी जिंदगी पे छाए, लगते तो हो पराए, दिल के करीब हो तुम। कितनी हंसी, कितनी हंसी, कितनी कितनी हसीन हो तुम। रुख से नकाब उठा दो, सोई फिजा जगा दो, पहले हमें बता दो किसका करार हो तुम। कितनी हंसी, कितनी हंसी, कितनी कितनी हसीन हो तुम। जुम्बिश तेरी नजर में, दो जाम है सफर में, पलकों की राह गुजर में, चुपके से आ मिले तुम। कितनी हंसी, कितनी हंसी, कितनी हाय, कितनी हसीन हो तुम। तो ऐसे किसी को अपने साथ रखें जो बार बार कहे कि कितनी हसीन हो, कितनी हसीन हो तुम, है ना? बिल्कुल। तो तनाव मुक्त रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे आप। लोग कहते हैं ना, तारीफ सुनकर बहुत खुशी मिलती है, ऊर्जा आ जाती है। कुछ लोगों को देखकर ऊर्जा आ जाती है। तो ऐसे लोगों के आसपास और मुस्कुराते हुए लोगों को देखकर तो और ज्यादा। तो अच्छा, मुस्कुराते रहेंगे तो मोटापा नहीं बढ़ जाएगा ना?
तो कुछ ऐसा व्यंजन बताएंगे कि जिससे मोटापा कम हो जाए। अच्छा। तो आजकल का मौसम जो है उसमें लड्डू बहुत तरीके के बन रहे हैं। तो मखाना और मूंगफली को मिलाकर हम एक लड्डू बना सकते हैं। मखाने को खूब सूखा सूखा भून ले, अगर आपके पास बाकी कुछ ऐसा है जहाँ पे आप रोस्ट कर सकते हैं उसको तो वो कर लीजिए। मूंगफली सूखी भून लीजिए, दोनों को अच्छे से। सूखी कढ़ाई पे रोस्ट हो जा सकते हैं। हाँ, बाकी और भी बहुत सारे उपकरण चल रहे हैं ना जो तुम्हारे यहाँ सब रखे रहते हैं, सब बिजली से चलते हैं, वो वाले हम कह रहे थे। मैं तो देखिए कढ़ाई की बात कर रही हूँ, मेरे यहाँ रखे रहते हैं। तो बहुत सारे हमारे साथियों क्या है ना, तो वो इस्तेमाल करेंगे, स्मार्टफोन वाले लोगों क्या होगा। हाँ। तो जी, तो उसमें भून लें उसको, फिर उसके बाद खूब अच्छे से दोनों को मिक्सी में पीस लें। उसके बाद पाउडर कर लें। हाँ, पाउडर कर लें। और जितना मखाना होगा उसका 1/3 मूंगफली होगी, दोनों को पीस के पाउडर कर लीजिए। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा बस 2 चम्मच देशी घी डालिए और उसमें खजूर जो है वो भी आप अच्छे से उसको तोड़ लें, बिना बीज वाला जो होता है। हाँ, और ये निर्भर करता है कि आप कितना मीठा खाते हैं। उसके बाद उसमें उस खजूर को कर लें थोड़ा सा गरम करके, फिर वो पिघल जाएगा खजूर थोड़ा सा। अच्छा, वो बिल्कुल कैसे पिघल जाता है? पिघल जाए, मिल जाएगा? कैसे तो हम नहीं बताएंगे, पूछेंगे खजूर से कि कैसे पिघलते हो। वो पाउडर जो है वो मिल जाएगा? नहीं, अभी पाउडर डाला ही नहीं हमने। अच्छा, तो फिर अभी देशी घी में खजूर डाला। ठीक है, कितना खजूर? ये तो यही तो बोला कि कौन कितना खाता है। अब तुम तो बिना शक्कर वाली चाय पीती हो, तो तुम नहीं भी डालोगी तो चलेगा। खा सकती हूँ, है ना, खजूर का मीठा। तो ठीक है, ये निर्भर करता है कि कैसा आपको डालना है और उस आधार पे उसको डालें। और उसके बाद जब ये खजूर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें आप ये सारे चीजों को मिला दीजिए जो आपने मूंगफली और मखाना भुना है, और देख लेंगे कितने में बंध सकता है। और आपको मेवा आदि डालना है तो वो भी आप घी में तलकर अच्छे से डाल सकते हैं। बादाम है, चिरौंजी को भूनने की तलने की जरूरत नहीं है, आप सूखा भून लें। बाकी चीजें अखरोट और क्या है वो गोंद है, चीजें आप डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं। इन सब चीजों को आप डालकर उसको फिर बांध लीजिए जितने में बंध सकता है, नहीं तो थोड़ा सा घी उसमें और डाल लें। बांधने के लिए लड्डू बना के रख लीजिए और जब भूख लगे तो खाइए और हमें गीत सुनाइए आप। जल्दी से सब कुछ बता दिया, और गीत सुनने की जल्दी थी लगता है आपको। और क्या। बाहों
बहुत ही खूबसूरत गीत था ना बुआ जी। जी आज मैंने बिल्कुल। बड़े अच्छे गाने सुनाए। जी हाँ बिल्कुल सुना। ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने देखिए, की खुश जो रहने आदत के है, ये भी तरीका है ना, तरीके हैं। हाँ एक बात तो है। आप कहे ना कहे मैं कह दूं। एक बात और है कि हाँ। नहीं, तारीफ तो बहुत वाकई गीत बहुत अच्छे थे, उसमें कहीं कहीं हमारा भी हाथ शामिल था। लेकिन एक बात और है कि कभी कुछ गलती अगर हो जाए तो बहुत ग्लानि की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए, उससे उबर जाइए, क्योंकि वो समय गुजर चुका है और आगे वो न हो ऐसा भी सोचे। अगर हो भी जाता है तो ठीक है कि जीवन में नहीं? ऐसे बहुत से अवसर हैं जो छूट गए हैं, जो हाँ। नहीं हो पाया, लेकिन उसका वो बोझ कब तक हम कंधों पर मलाल नहीं ढोते रहना रहें? चाहिए। हाँ, जो बीत गई सो बात गई। अच्छा, हमारे यहाँ कितना अच्छा है, अतीत को इसीलिए भूत कहा जाता है, भूतकाल है वाकई ना? भूत है, उससे डरिए। हाँ। जो कुछ हो गया उसको निकल जाने दीजिए, बिल्कुल। आगे की देखिए। आगे की देखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जी। और हम अब अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत और कहते हैं नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।